हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के 4P क्लासेस। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12 के हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास आउट हो चुके हैं और उनका इंटरेस्ट है कि नहीं सर मुझे मेडिकल करना है, मुझे नीट क्वालिफाई करना है एडिशनल बायोलॉजी लेके, तो क्या ये हम कर सकते हैं? तो यस, आप लोग कर सकते हैं। तो इस बार मैं प्रूफ के साथ, बहुत सारे बच्चे का डाउट था कि सर आपके पास क्या प्रूफ है, क्योंकि ऑलरेडी एनएमसी ने हमें अलाउ कर दिया है, बट अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एडिशनल बायोलॉजी लेके वो नीट क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करने जा रहा है या फिर मेडिकल कर रहा है। तो यस आपके बगल में है मिस्टर कुलदीप जो अभी आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मिस्टर कुलदीप हैं। इन्होंने 2024 में मेडिकल नीट क्वालिफाई किया और मेडिकल के लिए वो एडमिशन ले चुके हैं। और वो कौन सा कॉलेज है, कैसे वो अप्लाई किए थे फॉर्म का, कब उन्होंने एडिशनल बायोलॉजी लिया और फॉर्म कैसे अप्लाई किया और काउंसलिंग में किन किन प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया, कहाँ पे चैलेंजेस आई और कैसे इन्होंने तैयारी किया बायोलॉजी का, क्योंकि ये मैथ्स के बच्चे हैं, और कैसे इन्होंने बायोलॉजी को टेक ओवर किया। तो इस वीडियो में सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे सीरियस हैं मेडिकल के लिए वो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, और जो अगर चाहते हैं कि वो भी मेडिकल करना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं। एडिशनल बायोलॉजी सिंगल सब्जेक्ट आपको किस बोर्ड से लेना चाहिए? तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि एनआईओएस बोर्ड एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया का बोर्ड है, जैसे कि सीबीएसई है उसी तरह एनआईएस बोर्ड भी है। तो वहां से आप सिंगल सब्जेक्ट एडिशनल बायोलॉजी लेके नीट की तैयारी कर सकते हैं, नीट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब आप पूछोगे कि सर सीबीएसई बोर्ड से मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्लास 12 पास होने के बाद सीबीएसई बोर्ड अलाउ नहीं करता है जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, तो आप लोग सीबीएसई से नहीं ले सकते हैं। आपके पास एक ही रास्ता है, एनआईओएस बोर्ड। तो एनआईएस बोर्ड में आपको एग्जाम कब कब होता है मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। आपको अगर नीट 2025 एग्जाम देना है तो जनवरी फरवरी मार्च में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आपको नीट 2026 के जाना है तो जुलाई अगस्त सितंबर में आप दे सकते हैं, या फिर अक्टूबर नवंबर 2025 में भी आप दे सकते हैं, और अप्रैल में भी आप दे सकते हैं। तो जनवरी फरवरी मार्च के लिए एडमिशन आपको कराना होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम चैनल है और लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। एनआईएस बोर्ड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया का बोर्ड है, ये आप दे सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री धर्मेंद्र प्रधान सर, ये आपको दिखा रहा हूँ उनको फोटो में, ये प्रोफेसर सरोज शर्मा चेयरपर्सन है एनआईएस बोर्ड की। ओके, तो ये प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है, आउट ऑफ इंडिया भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। एनआईएस बोर्ड आपका 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ओपन बोर्ड है, तो ये आपको फॉरेन में भी इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो वेलकम टू मिस्टर कुलदीप, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच सर, मैं बढ़िया हूँ सर। तो ये मिस्टर कुलदीप हैं, इन्होंने नीट 2024 क्वालिफाई किया है। इनका जो मार्क्स था टोटल 680 था, और ये यूपी प्रयागराज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन हो चुका है, और इनका जो क्लास है, बैच है, इनका 14 अक्टूबर यानी इसी मंथ में स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, तो अब जो भी डाउट है कुलदीप आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले कुलदीप आप बताइए, आपने नीट कब दिया? सर मैंने नीट का जो प्रोसेस है, मैंने डिसाइड किया था कि जब मैंने 12th में था, जब मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली थी 12th में मेन बोर्ड्स में, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि उसके बाद कि मुझे नीट करना है, क्योंकि कुछ ट्रबल आ रहे थे मुझे कि मैं मैथ्स को लेकर, मेरा मैथ्स भी अच्छा था लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे आगे बीटेक परस्यू करना है, मेरे पास यही ऑप्शन था उस समय। लेकिन एक्चुअली सर मैंने कंप्यूटर साइंस भी ली थी 12th में, जब था 11th 12th में। तो जब मैं कंप्यूटर साइंस जब मैं पढ़ता था तो सर मेरे दिमाग में इनोवेटिव आइडिया नहीं आते थे, ठीक है। तो और जब मेरे घर वालों का मानना था कि अगर मैं बीटेक करूं तो मैं सीएस से ही करूं, तो फिर मुझे ऐसा लग गया कि अगर मैं बीटेक करता हूं और मैं सीएस ही लेता हूं तो मेरे दिमाग में ऐसा इनोवेटिव आइडिया आना चाहिए। जब मैं कोडिंग करता था मतलब पाइथन में, तो मैं प्रॉपर मतलब कि जो टीचर समझाते थे मैं वही कर देता था बस, ठीक है। जो वही याद करके जाता था मैं वही कर देता था, और मैं एक्स्ट्रा मैं अपना दिमाग नहीं लगा पाता था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सीएससी लेता हूँ कंप्यूटर साइंस बीटेक में 4 साल के बाद, और मैं मेरी जो अपकमिंग लाइफ होगी मैं उसमें स्क्रीन पे बैठ के काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मेरा मतलब कि आई एम इन माई प्रिपरेटरी फेज, जहाँ पे मेरा दिमाग और तेज चलना चाहिए, मेरा और इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन मेरा उतना मैं हेल्पफुल नहीं हूँ, इतना सपोर्ट मुझे इंटरनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे वहां पे रेड फ्लैग्स मिल रहे थे कहीं ना कहीं से, तो क्या सही में ये जो मैंने चूज किया है कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक सीएस, ये सारी चीजें सही है कि नहीं है। फिर मैंने प्रॉपर एनालिसिस करी अपने ऊपर, फिर जाके मैंने घर वालों से पूछा और सब लोगों से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा, इवन टीचर से भी पूछा जो बायोलॉजी पढ़ाते थे मेरे स्कूल में। Okay. उन सबसे पूछने के बाद
फिर मैंने मतलब बायो के लिए अप्लाई किया, फिर मैंने मतलब सोच लिया कि मैं नीट करूंगा। ओके ओके, तो वेरी ये गुड, था। वेरी गुड। यस तो सर। तो आप क्लास 12 का पास आउट हुए थे? सर मैंने मेन बोर्ड सीबीएसई से था और मैंने 2022 में क्लास 12 पास किया। ओके। और ये जो नीट के लिए आप गए एडिशनल बायोलॉजी, ये किस ईयर में लिया? और इसके बारे में, एडिशनल बायोलॉजी के बारे में आपको कब ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसा भी एक प्रोसेस है इंडिया में जो हम करके मेडिकल कर सकते हैं? सर मैंने 2023 में मतलब एडिशनल बायोलॉजी के लिए मतलब अप्लाई किया था। ओके और मैंने उस समय आपकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे ओके कि हाउ टू अप्लाई फॉर एडिशनल बायोलॉजी। ओके तो ओके मैंने देखा वहां से मुझे काफी हेल्प मिला, मतलब मैंने देख किया कि हाँ मतलब एलिजिबल तो होते हैं जो एडिशनल बायोलॉजी करते हैं। तो मैंने देखा, तो मैंने देख लिया वहां से कि एडिशनल बायोलॉजी कैसे लिया जाता है, कि मैंने मेरा मेन बोर्ड जो सब्जेक्ट है सीबीएसई है, फिर भी अगर मुझे बायो लेना है तो मैं एडिशनली बायो ले सकता हूँ और फिर मैं नीट को मतलब एग्जाम नीट दे सकता हूँ। ओके। तो आपने नीट का फॉर्म जो अप्लाई किया उस समय आपको क्या क्या चैलेंज आया और कैसे अप्लाई किया और किसका सपोर्ट मिला आपको? सर मैंने नीट का फॉर्म जो मैंने अप्लाई किया था वो तो उसमें क्या था कि नीट के फॉर्म में सर दो चीजें मांगता है, मतलब कि मार्क्स मांगते हैं आपके 12th के मांगते हैं और 10th के मांगते हैं। सर उसमें 11th के भी मार्क्स मांगता है, लेकिन Correct. क्या है कि अगर आप नॉट एप्लीकेबल डाल देते हो तो 11th के मार्क्स मतलब उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ओके तो ओके। तो आप सब बच्चे जो व्यूअर हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जो आप लोग पूछते रहते हो ना कि सर क्लास 11th वाले सेक्शन में मैं क्या डालूँ, तो जो कुलदीप बोल रहा है उस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है क्लास 11th का तो आप उसके मार्क्स को भी आप डाल सकते हो। बट आप बोलोगे सर फिजिक्स केमिस्ट्री की तो मैथ का है, मैथ का कैसे मैं डालूँ? तो मैथ का भी आपको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉट अप्लाइड एज पर कुलदीप आप डाल सकते हो। ओके कुलदीप, बताइए आप फिर। ये सर फिर मैंने नॉट एप्लीकेबल 11 के लिए डाल दिया और फिर मैंने 12th के में क्या मतलब जब मैंने 23 में दिया था तो मैंने क्या किया था, मेरा एक्चुअली अपीयरिंग था तो मैंने अपीयरिंग डाला, तो 12th के भी मार्क्स नहीं पूछे थे, बस 10 के मार्क्स मैंने डाल के मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था। ओके, तो एक सेकेंड, जो व्यूअर्स हैं उनको डाउट रहता है कि सर मैं अपीयरिंग डालूं या पास डालूं। तो अगर आपके पास मार्क्स नहीं है बायोलॉजी का, आपने एडिशनल बायोलॉजी दे दिया है, तो कुलदीप के अकॉर्डिंग इन्होंने जब फॉर्म अप्लाई किया था 2023 में, आई थिंक, करेक्ट? यस सर 23 में। तो 23 में इन्होंने अप्लाई किया था, उसमें उस समय इनके पास बायोलॉजी का मार्क्स नहीं था तो इन्होंने एज ए अपीयरिंग अप्लाई किया। ओके, तो ये आप लोग क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है। ओके, नेक्स्ट कुलदीप बताइए फिर। सर फिर जब मैंने 2024 में फॉर्म डाला तो वहां पे मेरे पास दोनों मार्कशीट थी। Very good. 12th में दो मार्कशीट थी Okay. जिसमें सिंगल सब्जेक्ट था एडिशनल बायोलॉजी का। ओके तो फिर क्या हुआ कि मैंने 10th का एज इट इज डाला, 11th में मैंने नॉट एप्लीकेबल किया और 12th में मैंने क्या किया कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स डाले और इंग्लिश के मार्क्स डाले, और बायो को मैंने वो मार्क्स डाले जो एक्चुअली मेरे एडिशनल बायोलॉजी में थे। आपका स्कूल नेम क्या था? आपने स्कूल नेम और जो स्कूल पिन कोड है वो क्या डाला एज ए पास? सर मेरा जो पेरेंटल स्कूल था एक्चुअली में, जहां से मैंने सीबीएसई से, जहां से मतलब मेरी 12th मेन कोर्स जहां पे हुआ था मेरा रेगुलर, वो मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय था, तो वहां से मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय ही डाला था। ओके। और मैंने वही के स्कूल का पिन कोड डाला था और मैंने वही ईयर डाला था। ओके। यस सर। मतलब इन्होंने जो इनका मेन बोर्ड था उसी का स्कूल नेम, उसी का पिन कोड इन्होंने डाला था। एडिशनल बायोलॉजी का आपको स्कूल नेम या फिर उनका जो एड्रेस है पिन कोड वो नहीं आपको डालना है। ओके, वेरी गुड। तो आपका फॉर्म अप्लाई हो गया और इन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया सही से, करेक्टली। तो आप सब बच्चों के लिए, जो व्यूअर्स हैं जो बायोलॉजी के लिए जो मेडिकल करना चाहते हैं, वो प्लीज़ बी केयरफुल कि कैसे आपको अप्लाई करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ओके, तो आप लोग सही तरीके से एज पर कुलदीप आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। ओके, तो इन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और ये नीट क्वालिफाई कर गए, नीट का एग्ज़ाम दिया, 680 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया और नीट क्वालिफाई कर गया। और इन्होंने काउंसलिंग में, अब जब ये गए तो काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे को डाउट आता है कि सर काउंसलिंग मेन तो ये है ना, तो काउंसलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कुलदीप से। तो कुलदीप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने दिया, कहाँ पे आपने चैलेंज फेस किया? एडिशनल बायोलॉजी था तो आपको डर लगता होगा कि एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, जो बाकी बच्चे को अभी डाउट है जो देख रहे हैं, तो उनके डाउट को आप प्लीज़ क्लियर कीजिए इस तरह से, ताकि आगे के बच्चे जो भी हैं आपके जूनियर्स हैं या फिर जो
जो पहले जो आपसे सीनियर भी हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें नीट में या फिर मेडिकल में कोई एज लिमिट नहीं है। तो जो सीनियर हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, और जो जूनियर है उनको तो करना ही है फॉलो। तो अब बताइए आपका काउंसलिंग में क्या क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर। सर जब नीट का रिजल्ट आया, फिर जाके मतलब अलॉटमेंट लेटर मिलता है काउंसलिंग के लिए, तो जब मतलब काउंसलिंग से पहले चॉइस फिलिंग से, यूपी बोर्ड में ऐसा है कि काउंसलिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ओके। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने अपने 10th की मार्कशीट डाल दी, 12th की मार्कशीट में मैंने दोनों मार्कशीट अपलोड करी थी। यस सर, दोनों मार्कशीट अपलोड करी थी जो मेरा मतलब सीबीएसई बोर्ड की थी, और मैंने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था। 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है, और जब ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं उसके बाद फिर आपको चांस मिलता है चॉइस फिलिंग का। ओके। तो फिर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि मैंने 2 मार्कशीट अपलोड कर दी थी। ओके ओके। और मैंने कास्ट सर्टिफिकेट भी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपलोड कर दिया था। ओके, यानी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट डाला जो स्टेट में एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, तो फिर आपने क्या किया? सर फिर मैं नोडल सेंटर गया, क्योंकि ऑप्शन होता है आपको, मतलब नोडल सेंटर अलॉट होता है कि हाँ अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप नोडल सेंटर जाओ। तो मैं नोडल सेंटर गया, प्रयागराज में ही है। ओके। तो प्रयागराज गया, वहां पे नोडल ऑफिसर से मिला, तो मैम थी, वहां से मैंने मतलब अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए कि मैम मतलब मैंने 12th एक्चुअली में एक मेन कोर्स है मेरा सीबीएसई, और उसके बाद मैंने एडिशनल बायोलॉजी भी किया है। तो उन्होंने बोला ऐसा इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, तुम प्रॉपरली एलिजिबल हो, ठीक है, तुम्हारा मेन इशू है वो है कि तुमने सेंटर ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया वो, ठीक है, बोली यहाँ से। ओके ओके। तो मैं कुलदीप को रोकना चाहूंगा। तो मैं जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको अब डाउट क्लियर हो गया होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप 100% एलिजिबल हैं। आफ्टर पासिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप एडिशनल बायोलॉजी लेके काउंसलिंग भी आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है, हो गया है कुलदीप के अकॉर्डिंग। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके कुलदीप। ओके, तो फिर तो इन्होंने बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है, अगर आप स्टेट वाले में अप्लाई कर रहे हो, ओके, स्टेट कोटा के लिए जा रहे हो, तो आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। इन्होंने ऑल इंडिया का पुट कर दिया था, इसके कारण से इनका फॉर्म थोड़ी देर के रिजेक्ट कर दिया गया था। ओके, ओनली उसी दिन वेरीफाई, उसी दिन मतलब हो गया फिर। ओके ओके, वेरी गुड। तो वेरीफाई हो गया। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? जो बच्चे का क्वेरी है कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, टीसी, एसएलसी, डॉक्यूमेंट का मैंने लिस्ट बनाया है क्या क्या लगता है। ओके। मतलब इसमें है सर अलॉटमेंट लेटर, फिर एडमिट कार्ड, फिर रिजल्ट लगता है आपका। रिजल्ट का मतलब नीट का रिजल्ट जो आता है। एडमिट कार्ड किसका? एडमिट कार्ड नीट का। एडमिट कार्ड नीट का। ओके ओके। यस सर, नीट का एडमिट कार्ड। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट, रैंक लेटर, जिसे हम रैंक लेटर भी बोलते हैं। ओके। फिर ये सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रूफ की आपने मतलब कब रजिस्ट्रेशन, मतलब सर एक होता है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है। ओके। जब आप ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद एक स्लिप जनरेट होती है, तो वो डाउनलोड कर लेना होता है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रूफ होता है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं यूपी मतलब जो नोडल सेंटर से आपके, उसकी भी एक स्लिप मिलती है। ओके। तो वो आपको ले जाना होता है। फिर 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपको टीसी भी ले जाना होता है। ओके। और माइग्रेशन भी ले जाना होता है। माइग्रेशन भी ले जाना होता है, वेरी गुड। और टीसी में टीसी किस बोर्ड का डाला है? मेन बोर्ड का, क्योंकि जो एडिशनल बायोलॉजी आप लेते हो तो उसमें टीसी मिलता नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो पास आउट मान चुका है, आपको जस्ट एडिशनल ऐड किया गया है, तो टीसी मिलता नहीं है। तो आपने मेन बोर्ड का टीसी डाला ना? बिल्कुल सर, मैंने जो मेरा सीबीएसई बोर्ड का था मैंने उससे वही टीसी डाला। ओके। तो जो भी व्यूअर्स है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इस पॉइंट को आप नोट कर लो कि आप जो बोलते हो सर टीसी किसका लगेगा, तो टीसी आपको मेन बोर्ड वाला ही आपको सबमिट करना है। क्लियर? ओके। और माइग्रेशन इन्होंने बता दिया, माइग्रेशन, तो माइग्रेशन आपको मिलता है। ओके। और कोई एक्सपीरियंस बताइएगा इसमें, और क्या चैलेंजेस आया आपको? सर और एक्चुअली में है कि कुछ चीजें और हैं, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सर ये सब। उसके बाद फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज, यही सब। ओके। और कितने फोटो लगते हैं? ऐसा कुछ आपको? सर 8 फोटोज लगते हैं। मतलब 8 यस, पासपोर्ट साइज। यस। ओके। इस तरह से आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो गया। ओके। और ये कब आपको पता चला कि मेरा काउंसलिंग सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है? ये कब आपको पता चला, किस स्टेज में?
सर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है पूरा, ओके तो आपको तुरंत से मेल किया जाता है ओके यूपी नीट के द्वारा। जैसा तुरंत से मेल आता है और मेल में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलती है दैट योर डॉक्यूमेंट हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके, मतलब ईमेल आईडी करेक्टली आपको डालना है रजिस्ट्रेशन में ना? हाँ, ईमेल आईडी करेक्टली आपको डालना है जो मतलब एक्चुअली 100% वर्किंग हो। ओके ओके, आपका अलॉट हो गया और आपको कौन सा कॉलेज मिला, उस कॉलेज के बारे में थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, बच्चे पूछना चाह रहे हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जब फर्स्ट राउंड में मुझे एक यूपीयूएमएस मिला था। ओके फर्स्ट राउंड में मुझे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा में है ओके ये कॉलेज मुझे अलॉट हुआ था। ओके और यहाँ पे सर एक्चुअली थोड़े से चैलेंजेस भी थे टीसी और माइग्रेशन वगैरह को लेकर के, ओके लेकिन सर बाद में वो रिजॉल्व हो गया था। ओके, वेरी गुड ये सर क्योंकि मतलब मेरे पास एक टीसी थी तो उनका मानना था कि आपके पास 2 मार्कशीट है, आपने 2 स्कूल में पढ़ा है तो आपके पास 2 मार्कशीट हो, 2 टीसी होनी चाहिए एक्चुअली में। तो आपने लेकिन मैंने बोला कि सर यस सर, आपने उनको समझाया कि सर ऐसा ऐसा बात है एडिशनल बायोलॉजी, तो वो मान गया। ओके हाँ सर, और मैंने उनको बताया कि सर एडिशनल जब हम प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं तो वहां से ना तो माइग्रेशन मिलता है, ना तो कैरेक्टर मिलता है, ना तो हमारा टीसी मिलता है। ओके, तो उन्होंने मतलब फिर वो मान गए तो और फिर मतलब मेरे डॉक्यूमेंट वहां से वेरीफाइड हो गए और मेरा फाइनली एडमिशन वहां पे हो गया। वेरी गुड। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो बोलते हो प्राइवेट एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, तो ये भी क्लियर हो गया। क्लियर। और सर मेरा सेकेंड राउंड में मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा MLN मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ और यहाँ पे जब मैं गया तो यहाँ पे सेम डॉक्यूमेंट एक्चुअली सर हर कॉलेज की अलग डिमांड होती है। ओके, तो अब नेक्स्ट है कि आपको अभी किस कॉलेज में आप हैं, थोड़ा उस कॉलेज के बारे में ब्रीफ कर दीजिए, क्या रैंक है यूपी में? यस सर, अभी मैं मतलब मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में हूँ और सर इसकी उत्तर प्रदेश में जो रैंकिंग है वो 3rd रैंकिंग पे आता है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। यस कुलदीप, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपके पास कुछ बच्चों को अब ये मन में डाउट होगा कि सर आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं कुछ प्रूफ दीजिए सर, तो अगर प्रूफ होगा तो आप दिखा सकते हो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। कुलदीप। ये सर मैं मतलब आपको दिखा सकता हूँ कि मुझे जो अलॉटमेंट मेरा हुआ है वो मोतीलाल नेहरू में अगर दिख जाए तो यहाँ पे मतलब मोतीलाल नेहरू और यहाँ पे नोडल सेंटर में भी मोतीलाल नेहरू ब्लैक लिखा है। ओके ओके, वेरी गुड। Yes, कोई नहीं, मतलब जस्ट एक कोई हमारे जो होंगे कि नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या प्रूफ है, तो आप लोगों को कोई Yes, प्रूफ चाहिए होगा तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, नंबर नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बात करा दूंगा कुलदीप से। तो हम लोग का जो मेन जो टॉपिक था कि एडिशनल बायोलॉजी लेके नीट करना, मेडिकल करना, ये तो आपको आप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पहले इनका मैथ था, ये मैथ से बायो में कैसे शिफ्ट कर गए, और क्या पॉसिबल है कि मैथ्स लेने के बाद भी बायोलॉजी हम पढ़ सकते हैं? तो कुलदीप बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो किया मैथ स्टूडेंट्स के नाते, क्योंकि मैथ्स तो मेरा भी है, मैं भी बीटेक एमटेक किया हूँ, बट मुझे बायोलॉजी से बहुत डर लगता है। तो मैं कुलदीप से ही पूछना चाहूँगा कि इन्होंने बायोलॉजी कैसे हैंडल किया? यस सर, ये एक्चुअली में एक फोबिया होता है जब हम मैथ स्टूडेंट होते हैं कि इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में याद रखनी होती है। सर बायोलॉजी ऐसा है कि सब लोग को ये रखता है कि चीजें याद रखनी होती हैं। तो मैंने क्या किया था कि जब मैंने आपको बताया मेन रीजन क्यों था कि मैं शिफ्ट क्यों किया कि बायोलॉजी मुझे डॉक्टर क्यों बनना है। तो ये था कि मैं मतलब स्क्रीन नहीं देख सकता था सर बहुत टाइम तक के लिए, मैं इनोवेटिव आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आते सर, तो इसलिए मैंने शिफ्ट कर दिया कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। जब मैंने डिसाइड कर लिया फिर मैं मतलब कि यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और मैंने एनसीईआरटी की बुक खरीद ली। तो मैंने यस सर एनसीईआरटी की किताब खरीद ली, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ देखे, और फिर मैंने देखा कि एक्चुअली में इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बायोलॉजी जितना हम लोग समझते हैं। तो यस सर, और मैंने सर थोड़ा सा इजी चैप्टर से शुरुआत करी थी सो दैट आई कैन गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ कुछ चैप्टर्स अगर मेरे से होने लगेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। यस यस, दिस इज द करेक्ट वे टू अप्रोच एनी टफ सब्जेक्ट्स। वेरी गुड। यस सर। ओके। और अगर सर मैं हार्ड सब्जेक्ट जैसे हार्ड चैप्टर्स अगर चूज कर लेता तो फिर मेरा डिमोटिवेट हो जाता और फिर मुझे मतलब सेल्फ रिग्रेट आता कि मैंने क्यों ही चूज कर लिया बायो, तो ये प्रॉब्लम होती। तो ये सर ऐसे ही मैंने किया, और फिर मैंने एक्चुअली में फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी ली थी एक इंस्टीट्यूट की, और फिर हाँ सर ऑनलाइन कोचिंग लेके फिर मैंने मतलब प्रॉपरली स्टडी किया, और फिर जाके मतलब सर प्रॉब्लम तो आते हैं, इशूज आते हैं जब हम बायो लेते हैं कि सर जैसे कुछ नाम होते हैं तो हमें याद नहीं होते, तो मैं क्या करता था कि
वो नाम की मैंने क्या किया था, अपने डायरी बनाई थी, तो मैंने उन सारे नेम्स को उसमें लिख लेता था और दिन में 3-4-5 बार उसे देख लेता था, सो दैट वो नाम मुझे याद हो जाए। सर बायो में एक्चुअली नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बहुत। ये सर जैसे कुछ बड़े बड़े नाम होते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा नाम है, तो मुझे एक बार में याद नहीं होता था। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि मुझे तो याद नहीं होता है। और स्टडी मटेरियल कौन कौन सा आपने यूज किया? मेन तो एनसीईआरटी, तो मैं भी बोलता हूँ एनसीईआरटी अगर आप सही से पढ़ लिए तो क्वेश्चन आई थिंक वहीं से बनता है। यस सर, एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी तो पढ़ना है। फिर मैंने क्या किया था कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन किए थे। मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सर, उससे बहुत बुक आती है सर, मास्टर एनसीईआरटी आता है और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आता है सर, बायो हैक भी है, तो ऐसे 3-4 किताबें मैंने करी थी। और सर मैं टेस्ट लगाता था और ये करता था। और मैं फिजिक्स में सर डीसी पांडे किया था, और केमिस्ट्री में मैंने, यस सर, फिजिक्स में मैंने डीसी पांडे किया था, और केमिस्ट्री में मैंने जैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करा था, और जैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की होती है ना कि जैसे, तो मैंने उसको किया था और मॉड्यूल किए थे मैंने। ओके। और एक लास्ट में आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो आपके जूनियर हैं या फिर जो आपके सीनियर हैं जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक एडवाइस? यस सर, मैं बस यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। व्हाटएवर आपके पास मैथ्स है, कोई नहीं, मतलब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो है उसने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम मैथ्स के स्टूडेंट होते हुए भी हम बायोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं एज एडिशनल सब्जेक्ट, और हम एमबीबीएस परस्यू कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं 100% देयर इज नो इशू। आप जब भी नोडल सेंटर पे जाओगे वहां पे आपके साथ कोई इश्यूज नहीं होते। जैसे आप मतलब आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि आप एडिशनल बायोलॉजी किए हो तो आपको अलग बैठा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको मतलब दिमाग में बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। आपने कोई पाप नहीं किया है, ठीक है, यू हैव एक्चुअली आपने मैथ किया है, ये बिल्कुल। दिमाग में ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि हमें अलग बैठा देंगे, हमारी अलग मीटिंग चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो रेगुलर होते हैं स्टूडेंट्स, बस उन्हीं के जैसे हम भी मतलब होते हैं। एक्चुअली हमारे पास तो एडवांटेज होता है कि हमने मैथ भी किया है, तो प्रॉब्लम नहीं होती कि आप सब लोग लग के मेहनत करिए 1 साल 2 साल, जब तक क्रैक नहीं होता। अगर आपका मन है तो और डेफिनेटली आप करिए, और डेफिनेटली आप कर भी पाएंगे। ओके, वेरी गुड। तो और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैं मैथ्स और बायो में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैथ्स वाले बच्चों के लिए ये फ़ायदा है कि वो डॉक्टर जब बन जाएंगे, जब वो फाइनली प्रैक्टिस करने आएंगे, तो उनके पास जो भी इक्विपमेंट्स रहेगा वो कोई ना कोई मैथमेटिक्स वाले बच्चे ही, साइंटिस्ट ही बनाए होंगे, तो उसको हैंडल करने में खासकर मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। यस सर, बिल्कुल। मतलब कि सर जब मैथ से होता है ना तो फिजिक्स सॉल्व करना भी आसान होता है। एक्चुअली में बहुत सारे बायो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो चीजें फॉर्मूला याद कर रहे हैं, ठीक है, डेरिवेशन उन्हें नहीं पता है, तो कुछ ये चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जब ऐसा आप मैथ स्टूडेंट हो ना, तो आप दिमाग में उसको डिराइव कर लेते हो, 1-2 सेकंड में डिराइव करके आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो बहुत सारे फॉर्मूला याद भी नहीं करना होता, मेन कॉन्सेप्ट आपको याद करना होता है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। तो ये था कुलदीप का इंटरव्यू, जो इन्होंने जो प्रोसेस फॉलो किया, सारे स्टेप्स को मैंने और कुलदीप ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप सब बच्चे या फिर जो सीनियर हैं वो उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं 20-20 साल पहले, 25 साल पहले वाले भी लोग मेरे थ्रू एडिशनल बायोलॉजी एडमिशन ले चुके हैं NIOS से। वो अक्टूबर 2024 में एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। तो अगर जिन बच्चों को मैथमेटिक्स के बाद बायो लेना है, मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपको डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एडिशनल बायोलॉजी सही से ऐड करवा दिया जाएगा, और आपको सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, ताकि आपका सही तरीके से बायोलॉजी क्लियर हो जाए और आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो जाए। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग बताते हैं कि आपको NIOS बोर्ड से अगर आप बायो ले रहे हैं, सिंगल बायो, तो आपको एक सब्जेक्ट और लेना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सिंगल बायोलॉजी लेके ही आप एलिजिबल हैं, और NIOS भी आपको अलाउ करता है। NIOS से बेनिफिट ये है कि आप इजली उसकी तैयारी कर सकते हैं, खासकर CBSE वाले बच्चे, उनके लिए वो भी सेंट्रल बोर्ड है, ये भी सेंट्रल बोर्ड है, तो आसानी रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि उनका ओपन बोर्ड है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में काफ़ी इजी रहता है, और फॉरेन के लिए भी एलिजिबल है। ओके, तो आप लोग NIOS से बायोलॉजी ले सकते हैं। ये सर NIOS से लेने में सर एक प्रॉफिट और है कि सर
NIOS में शायद मतलब आपने आपकी वीडियोस में बताया गया है कि 2 एग्जाम्स होते हैं 1 ईयर में। यस, हाँ, एक चीज और Yes, very sir. good, मतलब कुलदीप और ने रिमाइंड, सर और यूपी बोर्ड में क्या है ना सर, एक बार Yes. चांस मिलता है और जब हम बोर्ड देते हैं ना तभी बस चांस मिलता है। लेकिन NIOS में क्या है कि 2 बार चांसेस मिलते हैं कि Yes. अगर आपने मतलब बाय द वे कहीं फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाया तो आप thank फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोबारा से। कुलदीप ने एक अच्छी बात की जो मुझे भी याद आ रहा था, मैं भूल गया था, कुलदीप ने उसको याद दिला दिया। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप NIOS से ही क्यों करें। तो सबसे पहला पॉइंट था कुलदीप का कि आपको मोर देन 1 चांस मिलता है। तो मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, आपको 4 चांस मिलता है। आप एक बार जो Yes, बच्चे sir. जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में देंगे, अप्रैल मई में देंगे, फिर वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में दे सकते हैं ये, और फिर वो अक्टूबर, नवंबर में दे सकते हैं। तो आपके पास 4 टाइम है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स में 4 सेशन में किसी भी सेशन में आप दे सकते हो बायोलॉजी। बट बाकी बोर्ड से उनका एक फिक्स है, जो कुलदीप ने बताया कि उनका फिक्स है कि एक बार फॉर्म अप्लाई होगा और जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उन्हीं के साथ आपका भी एग्ज़ाम होगा, बस उसके अलावा आपको चांस नहीं मिलता है। तो जो बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 26 की, या फिर जो बच्चे 2025 में ही उनको नीट देना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनका मार्कशीट भी पहले आ जाएगा और वो ईजिली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनको एडमिशन कराना हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। कुलदीप भी यूट्यूबर है, ओके, ये भी पहले से यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और मैंने बोला है कि आगे तुम यूट्यूब पे भी काम करो, लोगों को हेल्प करो। तो आई थिंक अब सारे जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी सीनियर हैं, उन सबका डाउट क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ कुलदीप, जो आई थिंक इंडिया में फर्स्ट टाइम Yes, sir. तो कुलदीप को भी दिक्कत हुई थी, उसने सारे वीडियो छान मारे थे यूट्यूब पे, सर्च आउट कर चुका था, बट कोई वीडियो इससे क्लियर नहीं मिला। मेरा वीडियो 2023 में इस पे आ चुका था, 2022 के भी लास्ट में आया था, तो इससे कुलदीप को सपोर्ट मिला। बट मेरे पास ये प्रूफ नहीं था कि कोई बच्चा अप्लाई किया, नीट निकाला, फिर काउंसलिंग में गया। तो बच्चे तो अप्लाई करते हैं बट नीट क्वालिफाई करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की कुलदीप का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, और कुलदीप पहला स्टूडेंट है जो एडिशनल बायोलॉजी लेके नीट क्वालिफाई करके अभी वो डॉक्टर बनने जा रहा है। ओके, तो ये पहला चैनल है, तो आप लोग के लिए, जो आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो इसलिए आप Yes, sir. क्या मैं सही बोल रहा हूँ कुलदीप? बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं कि मैंने मतलब पूरा यूट्यूब पे देखा था, मतलब नॉट अ सिंगल वीडियो आई फाउंड दैट कि कोई ऐसा एडिशनल बायोलॉजी का स्टूडेंट है जो जिसने किया है। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि किसी ने किया नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उनका वीडियोस अवेलेबल नहीं था फॉर द नॉलेज पर्पज। यस सर, बिल्कुल, ये सर उनका मतलब ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं था फॉर द नॉलेज पर्पज की, जिससे हेल्प मिल पाए, मतलब लोगों को रिलैक्स मिल पाए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सच में सही है और मुझे एडमिशन मिल जाएगा। ये बात क्लियर नहीं थी ना। तो ये सर कहीं पे मैंने आपको बताऊं कि मैं नथिंग वाज देयर रिलेटेड टू एडिशनल बायोलॉजी, मतलब कोई प्रूफ नहीं था ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मतलब मुझे लगा कि सर मतलब आपसे मेरी बात हुई तो आपने बोला कि हाँ मतलब कुछ ऐसा अच्छा करना चाहिए जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाए। तो वी आर हियर। मुझे कुलदीप से बात हुई है पर्सनली, तो कुलदीप ने बोला है कि सर मैं आगे भी सपोर्ट करूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है मेडिकल की। ओके, क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है, कैसे प्लानिंग करना है, कैसे अच्छा स्कोर करना है, उस सब के बारे में वीडियो मैं लेके आऊँगा कुलदीप के हेल्प से। क्योंकि कुलदीप इज़ द मेन हीरो, उसने फेस किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ सही है तो सही है, तो उसको वो अपने एक्सपीरियंस को मैं चाहता हूँ, इसके अंदर का जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस बाकी लोगों के हेल्प आए, बाकी लोगों के काम आए। ओके, तो आगे वीडियो हम लोग का आएगा कुलदीप के साथ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो डॉक्टर बनने की इच्छा रख रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर में क्या है, रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है और सेवा भी है ना, हर चीज़ है इसमें। बिजनेस के साथ साथ जॉब भी है, जॉब के साथ साथ आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। तो आपको थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो तो आप बिल्कुल मेडिकल कर सकते हो। और अब तो मेडिकल कॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हर साल बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीट कम है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में गया है कुलदीप। ओके, तो कुलदीप आप भी एक बार बोल दो कि सब्सक्राइब कर दो सर के लिए। यस सर, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब अच्छे से सब लोगों के साथ शेयर कर दो भाई, सबको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, यस सर, चलो, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे भाई।
ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, अच्छे से करते रहो, ओके सब अच्छा, नीट वगैरह सब अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, तो जो बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 86% बच्चे और स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दो। थैंक्स कुलदीप, आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला, क्योंकि आपका आई थिंक 14 से स्टार्ट हो रहा है आपका क्लास। ओके इस तरह आज 9 है। हाँ, तो कुलदीप को मैंने बहुत अप्रोच किया, इससे समय लिया और इसने अपना कीमती समय, बहुमूल्य समय इसने दिया आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए कुलदीप के लिए। ओके थैंक्स कुलदीप, मिलते हैं फिर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।